साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें हम देखेंगे कि सेल क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है एंड उनके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सबसे पहले सेल। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बिना अपनी बॉडी कुछ भी नहीं है। अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, अपने बॉडी का शेप, अपना बॉडी जैसा फंक्शन करता है, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन सेल. Cells are different in size and structure based on their function. They form every organ in the body. जैसा भी अपना बॉडी पार्ट है, जैसा भी अपना बॉडी फंक्शन कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल. अभी सेल दो टाइप्स के होते हैं, यह हमने पहले देख चुके हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो ज़्यादा विकसित नहीं है, एज एन डेवलप नहीं है. यूकैरियोटिक सेल मतलब जो पूरी तरीके से अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है. सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ही आँखों से वी कैन नॉट सी अ सेल. अभी उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये तुम्हें चार्ट में दिया गया है. द पार्ट ऑफ सेल आर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. फिर उनके स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस, डायग्राम्स, ये सब तुम्हें अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं. तो अभी सेल वॉल कैसी होती है स्ट्रक्चर में, इट इज़ इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, थिन, फ्रेजाइल, इलास्टिक. देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किससे बनी है सेल वॉल, तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. पॉलीमर्स है जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, एज पर द नीड. अभी ये सारे नाम है कंपाउंड्स के. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी है. अभी सेल वॉल क्यों चाहिए, तो टू सपोर्ट अ सेल, टू प्रोटेक्ट द सेल, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल. ज़्यादा पानी अंदर ना जाए, सेल अपना प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए सेल वॉल चाहिए. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल, अनवांटेड एग्जिट्स द सेल, मेंटेन्स होम्योस्टैसिस. अब ये परमिएबल, नॉन परमिएबल, होम्योस्टैसिस, ये सारा हम कुछ चैप्टर में देखने वाले हैं. फिलहाल के लिए परमिएबल इज़ कि जो परमिशन परमिट करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा. तो ये तीन टाइप का होता है, दैट इज़ परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल. एज द नेम सजेस्ट, परमिएबल मतलब जो अलाउ करता है, सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ें सेल के अंदर बाहर जाना अलाउड है, कुछ नहीं है स्पेसिफिक. और नॉन परमिएबल मतलब कुछ भी नहीं जा सकता अंदर और कुछ भी नहीं अंदर से बाहर आ सकता. तो ये सारा डायग्राम में आप देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर है, सेल वॉल किधर है, और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है वो स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल. अभी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ दिखते हैं, फाउंड इन अराउंड सेल्स ऑफ algae, फंगाई, प्लांट्स. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ अ सेल. हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है. देन अभी आगे हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ दैट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी. अभी इसमें दो टाइप्स है, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. अभी एंडोसाइटोसिस क्या होता है, द एंट्री ऑफ सम सब्सटेंस इनटू सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. एंडो मतलब बाहर, जो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर चीज़ें आती है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं. और एक्सो मतलब रिमूव, जो सेल से बाहर जाती है, जो सेल से एग्जिट होती है. द रिमूवल और एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटर एनवायरनमेंट. सेल से जो चीज़ें बाहर जाती है, एक्सो, दैट इज एक्सोसाइटोसिस. सेल से जो चीज़ें अंदर आती है, दैट इज एंडोसाइटोसिस. प्रोसेस दैट डू नॉट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी. अभी जिसमें एनर्जी का ज़रूरत नहीं है वो क्या है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अभी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, सो डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. अभी व्हाट डू यू मीन बाय हाई एंड लो कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज़ एनी लिक्विड. हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब
देर आर अगेन टू टाइप्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट मतलब जो चीज़ बड़े चीज़ में जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी नींबू पानी है तो नींबू पानी में योर सॉल्वेंट विल बी वाटर, और सोल्यूट जो होगा वो थोड़ी चीज़ें होंगी, दैट इज़ शुगर, सॉल्ट या लेमन। ये सारे हो गए सोल्यूट। सॉल्वेंट मतलब जिस चीज़ में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो इफ़ अगर कोई भी लिक्विड का थिकनेस, डेंसिटी ज़्यादा है, अगर पानी एक स्पून वाटर में अगर 2 स्पून शुगर मिलाई जाए तो दैट विल बी ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कम मिलाई जाए तो लो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही होता है। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अ सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया। टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल जैसा मैंने पहले कहा था कि कुछ चीज़ें अलाउ करती है वो मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ें नहीं अलाउ करती। The solute molecule always move from region of low concentration to region of high concentration. ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, डिफ्यूजन में हमेशा हाई टू लो जाता है एंड ऑस्मोसिस में हमेशा लो टू हाई जाता है। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन टू देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लो कॉन्सेंट्रेशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है। अभी फिर से व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। द मूवमेंट ऑफ अ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। सोल्यूट जैसा मैंने बोला जो कि कम मात्रा में चीज़ें एक बड़े सॉल्वेंट में गिरती है उसे सोल्यूट बोलते हैं। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड सेल हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। आइसोटोनिक मतलब सेम। अभी जो भी है मीन्स 1 स्पून ऑफ वाटर, 1 स्पून ऑफ शुगर, ये कैसा एक सेम, एज इन सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इज ग्रेटर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। अभी सेल के अंदर जितना सोल्यूट है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेल के बाहर। इन अदर वर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेसर इनसाइड द सेल देन द आउटसाइड। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लेसर है इनसाइड में आउटसाइड से। एंड हाइपरटोनिक में इसका पूरा ऑपोजिट होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इज ग्रेटर आउटसाइड, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ये सेल के बाहर ज़्यादा होगा। जब आप ये एक बार फिर से ध्यान से पढ़ोगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर पूरा रीड करने से पहले जस्ट जो इसमें टर्म्स आए हैं लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से समझ के ले, तो आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये प्लांट सेल और एनिमल सेल ये अलग डायग्राम में दिया हुआ है रिजल्ट का। नो मूवमेंट एज कॉन्सेंट्रेशन इज सेम इनसाइड द सेल एंड इन आउटसाइड, ये हमने आइसोटोनिक में देखा था। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो चीज़ें ना अंदर जाएंगी ना बाहर आ सकेंगी। सेम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का यहाँ पे दिया गया है। जैसे हाइपोटोनिक के लिए एग्जाम्पल दिया गया है रेजिन्स बिकम टर्जिड, मतलब रेजिन्स फूल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था यहाँ पे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेसर इनसाइड द सेल, और जैसा हमने पढ़ा है कि हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें जाती है, इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रेजिन्स यानी जो हम किशमिश खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, वो अगर आप पानी में रख देंगे तो रेजिन्स फूल जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है।
आप इसका वीडियो बाद में यूट्यूब पे भी देख ले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या डे टू डे लाइफ में भी आपने पहले भी पढ़ा होगा ये रेजिन्स का एग्जाम्पल। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इफ़ वाटर के अलावा कुछ लिया H2O लिया गया है तो रेजिन्स लूज वाटर, मतलब वो एक रेजिन्स एकदम से श्रिंक हो जाते हैं, वो फूलते नहीं है। तो ये है डिफरेंस हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं वैक्यूल। वैक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। अभी नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ मटेरियल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैनी सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही मोस्टली सब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। वाइटल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अभी एनिमल एंड प्लांट सेल, ये दो टाइप के सेल्स है जिसका साइटोप्लाज्म कैसे डिफरेंस होते हैं वो बताया गया है। एनिमल साइटोप्लाज्म में मोर ग्रैन्युअल और डेंस होता है, यानी ज़्यादा, एंड प्लांट में थिन एंड पुश टू द पेरिफेरी विद अ लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल जैसा मैंने बोला एक एम्प्टी स्पेस होता है, पेरिफेरी एज एन सेल वॉल के साइड में पाया जाता है साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, और एनिमल्स में एकदम सेंटर में और ऑलमोस्ट पूरी जगह पे पाया जाता है। अभी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट चार्ट में तुमको बताई गई है। अभी फर्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो स्ट्रक्चर तुमको दिया गया है पूरा कि कवर्ड बाय डबल लेयर्ड पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, राउंड होता है हमेशा, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है, शॉर्ट थिक chromosomes formed from chromatin fibers, then functional segments on chromosomes are called genes। क्रोमोसोम एंड जीन्स ये क्या होता है, या तो वो आपका चैप्टर पहले सिखा दिया होगा या तो नेक्स्ट जब आएगा तब आप डीप में उसको पढ़ोगे। देन सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूले। ये जो भी है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन उसके बाद यू हैव लाइजोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये 6-7 पार्ट्स है। आगे भी है वैक्यूल, देन दिस इज वैक्यूल। सो ये सारे तुम्हारे सेल के पार्ट्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें सेल में प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स। तो अभी उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्यों है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका साइज़ क्या है, ये सब तुम्हें आगे देखने मिलेगा। जिनके पास गाइड है वो ये फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास गाइड नहीं है तो ये चार्ट आपको बाद में भेज दिया जाएगा। अभी न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो न्यूक्लियस एक मेन पार्ट है सेल का। कंट्रोल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सेल को डिवाइड करने में, सेल बढ़ने में, वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस में होती है। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, जैसे इफ़ अगर पेरेंट्स के बाल कर्ली है या स्ट्रेट है, आइज़ ब्लैक है या ब्राउन है, या अगर कोई बीमारी है, नॉट नेसेसरी हमेशा ट्रांसफॉर्म हो पेरेंट्स टू चाइल्ड, बट इट कैन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस के वजह से ही पास ऑन होती है। न्यूक्लियस इज लॉस्ट इन RBCs ऑफ मैमल्स टू अकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन। न्यूक्लियस इज ऑल्सो लॉस्ट इन सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम फॉर मेकिंग देम हॉलो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड। जाइलम एंड फ्लोएम भी क्या होता है, प्लांट्स के पार्ट सेल के, वो हमने देखा है। देन अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूले का स्ट्रक्चर क्या है वो तो आपको पढ़ के आ ही जाएगा। देन उसके फंक्शंस इज फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग सेल, सेल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन पास ऑन करने में। डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस, टॉक्सिक मीन्स जो चीज़ें बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसमें टॉक्सिक है, वो सारी चीज़ें अगर इन केस आ जाए तो दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है।
देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अभी उसके फंक्शन क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ अ सेल। सिक्रेटरी मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी बॉडी के सेल के बाहर चली जाती है। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स, पैक्स एंड डिस्पैचेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन सेल जैसे कि एंजाइम, म्यूकस, प्रोटीन्स, पिगमेंट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एक्सेट्रा। ये सेल के बाहर चली जाती है चीज़ें। प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। सेल के प्रोटेक्शन के लिए जितने भी चीज़ें लगती है जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब को फॉर्म करने में गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। अभी लाइसोसोम्स जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देन उसके फंक्शंस क्या है? इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। इम्यून सिस्टम को हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है। डिमोलिशन स्क्वाड, इट डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज। वॉर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज मतलब जब भी हमको कुछ कट लगता है, समथिंग जिससे सेल को नुकसान होता है, तो रिपेयर करने में लाइसोसोम हेल्प्स दैट। ऑर्गेनिक डेब्रीज एज इन जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, कचरा तो नहीं बोल सकते बट स्टिल जो अनवांटेड है, दैट इज डेब्रीज। Lysosomes are called suicidal bags of a cell, as the old and damaged cell are digested by bursting and releasing the digestive enzymes that digesting their own cells. जितने भी unwanted खराब जो काम के नहीं है, like that ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, वो सारे चीज़ों के लिए लाइसोसोम यूज़ होता है। वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें स्टोर होती है, देन अल्टीमेटली वहाँ से बाहर निकल जाती है। Lysosome digest stored protein fats during starvation. देन आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ये उसका स्ट्रक्चर है। देन उसका फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस भी बोलते हैं सेल का। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन सेल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। Then release of energy is stored in the form of ATP in mitochondria. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस भी बोला जाता है। देन वैक्यूल, जैसा मैंने बोला, एक एम्प्टी स्पेस है। देन उसके फंक्शंस सब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब आपको आगे जाके अच्छे से चैप्टर में समझ में आएगा कि क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन एंड बेटालिन्स, ये सब क्या होता है। ये सारे पिगमेंट्स है जो पर्टिकुलर कलर देते हैं वो प्लांट को, या जैसा उसका स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प करते हैं। देन लास्ट में आप लोगों को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रक्चर एंड ये सब बताया गया है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि फर्स्ट आप जितने भी इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पहले आप इनके मीनिंग समझ ले एंड देन उसके बाद सेल के जितने भी पार्ट्स है, वैक्यूल, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये सब आप अच्छे से याद रखें। ये चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा।